वन पीस चैप्टर 1179 हमारे सामने आ गया है गाइस। और ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला गाइस, क्योंकि इस चैप्टर में हम फाइनल विलन इमू का फेस रिवील देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का टाइटल है नेरोना इमू डेसेर्ट। चैप्टर के टाइटल से ही पता चला है कि नेरोना इमू लोअर वर्ल्ड में आने वाला है। जिसके बाद हम जानते हैं कि लास्ट चैप्टर में इमू सभी गोरोसे को फोन मिला के कहता है कि वो एल्बफ जाने का सोच रहा है। जिसके बाद सभी गोरोसे कहते हैं इमू शामा, क्या हमने आपको सही सुना? पक्का ये नहीं सोच रहे होंगे कि आप खुद एल्बफ जाने वाले हैं? अगर ऐसा सोच रहे हैं तो प्लीज दोबारा सोचिए, क्योंकि आपका लोअर वर्ल्ड में जाना इस तरह ठीक नहीं होगा। इसके बाद गोरोसे चैम्बर में गार्लिंग एंट्री करता है। गार्लिंग आते ही कहता है ये टाइम बड़ी बड़ी बातें करने का नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम लोग ऐसे ही आराम से बैठ होली लैंड को डिफेंड कर सकते हो? हाँ, सैमरॉक के आने के बाद सारी चीजें सेटल डाउन हो रही है, लेकिन तुम लोगों का अहंकार, लोअर वर्ल्ड में जो लोग घूम रहे हैं उन्होंने हमारी फूड सप्लाईज को रोक दिया है। और तुम किस तरीके के लीडर्स हो जो तुम लोग अपने ही लोगों का पेट नहीं भर पा रहे हो? इसके बाद गार्लिंग बताता है इस समय जिस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा है वो है हमें मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर से हमको पूरे वर्ल्ड को फिर से कंट्रोल में लाना पड़ेगा। आगे गार्लिंग के पास एक फोन आता है। वो फोन यॉर्क का होता है। हमको पता है एगेट के बाद यॉर्क को मरीजवा लाया गया है। यॉर्क कहती है गार्लिंग मेरा खाना कहाँ पे है? ये सेलेस्टियल ड्रैगन की जिंदगी नहीं है। जिसपे गार्लिंग कहता है कि मैंने तुमको पहले ही बताया था कि इस समय होली लैंड फूड शॉर्टेज से गुजर रहा है और सबसे पहले तो तुम डेडलाइन के बहुत ही ज्यादा करीब हो। तुम सबसे पहले तुम मदर फ्लेम की एनर्जी को फिर से रिप्रोड्यूस करने का कोई ना कोई आइडिया खोजो। इसके बाद तुमको सेलेस्टियल ड्रैगन की लाइफ मिलेगी। जिसपे यॉर्क चिल्लाते हुए रोते हुए कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा भूखी हूँ और मेरी डील इस तरह नहीं हुई थी। जिसके बाद गार्लिंग बताता है कि तुम्हारी ओरिजिनल बॉडी ने हमारे खिलाफ रिबेलियन किया था, तो उसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। के बाद वो फोन कट करता है और गार्लिंग सभी गोरोसे को बताता है एक डिजास्टर के बाद दूसरी आपदा के बाद तीसरी, लगातार ये सारी एक के बाद एक आपदा आ रही है। ये सभी तभी से शुरू हुई है जब से नीका दोबारा अपेयर हुआ है। जिस पर जुपिटर कहता है अगर ये सारी चीजों को हम लाइन से लिखें तो महज ये एक कोइंसिडेंट है या फिर ये होना अनिवार्य ही था। जिसके बाद जुपिटर कहता है किसी भी सिनारियो में ग्रेट इमू आपको पेंगिया कासल छोड़ के नहीं जाना चाहिए। हम आपके लिए नेवी एडमिरल को भेज सकते हैं। जिसपे नज़जुरो बताता है कि नेवी एडमिरल का हाथ पहले से ही बहुत ज्यादा बिजी है। वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें उथल पुथल हो रखी हैं, वे उसको डील कर रहे हैं। इसके बाद वॉर्करी कहता है अगर ऐसी बात है तो हम जिस तरीके से एगम में गए थे उस तरीके से हम एल्बफ में फिर से जा सकते हैं। जिसपे इमू सामा कहता है कि वॉर्करी ये महज एक इत्तेफाक नहीं है। हमारी अहंकार, हमारी बड़ी बड़ी बातें, हमारा छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करना, हमारी प्राइड, ये सारी चीजें एक के बाद एक होती चली गई। अब इसे करना अनिवार्य है। सारी चीजें गोरोसे को बताते हुए इमू एक फ्लैशबैक के थ्रू देख रहा होता है। उस फ्लैशबैक में हमको एक एक करके सभी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सबसे पहले हम रॉक्स का फ्लैशबैक देखते हैं। रॉक्स कह रहा होता है कि इमू मैं दोबारा फिर आऊंगा। आगे रॉजर का सीन देखते हैं। रॉजर ग्रेट पायरेट एरा का शुरुआत करता है। आगे हमको शिराहोशी का जन्म का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद शैंक्स डेविल फ्रूट जब सोच रहा है वो चीज इमू सोच रहा होता है। आगे एल्बफ में हेरल्ड की सीन दिखाया जाता है। आगे इमू लोकी को सोच रहा है, वो बात को याद कर रहा होता है जब बताया जाता है कि हमको ऐसा इंटेल पता चला है कोहरे में जो शिप चल रही थी जायंट की, उस शिप का कैप्टन लोकी है और वो हेरल्ड का सन है। आगे हम देखते हैं वाइट बियर्ड जब मरीन फोर्ड में लूफी को बचाता है। इमू पूछता है आखिर ये कौन है जिसे वाइट बियर्ड बचा रहा है? पता चलता है कि वो मंकी डी लूफी है। और आगे इमू बोलता है ये कौन है? जिसपे बताया था ये मार्शल डी टीच है। आगे हमें कोबरा का सीन दिखाया जाता है जिसपे नेफ्टारी डी लिली बताता है। आगे इमू ब्लैक बियर्ड एंड लूफी के पोस्टर को फाड़ता है। कहता है जॉय बॉय, डेवी जोनस, तुम लोग कब तक मुंह को परेशान करोगे? इसके बाद इमू वीवी के पोस्टर को देख के कहता है मुंह को वीवी चाहिए। आगे इमू कहता है ये सारी चीजें बहुत पहले से प्लान हो रखी हैं। अब मैं एल्बफ को तुम लोगों के हाथ में छोड़ के जा रहा हूँ। के बाद सभी गोरों से कहते हैं इमू शामा आप एक बार फिर से सोच लीजिए। के बाद गार्लिंग कहता है हमारे पास अथॉरिटी नहीं है कि हम उनको मना कर सकते हैं। जुपिटर कहता है लेकिन वॉर्करी कहता है इमू शामा आपको पेंगिया कासल छोड़ के नहीं जाना चाहिए। नज़जुरो कहता है हम कौन होते हैं उनसे प्रश्न पूछने वाले? आगे जुपिटर कहता है इमू शामा सारे कॉन्सिक्वेंसेस से अवेयर है, इसलिए हम उनको नहीं रोक सकते हैं। गाइस मुझे लगता है कि इमू शामा पेंगिया कासल छोड़ के जाएगा तो उसकी कुछ पावर नर्फ हो जाएगी। मेरे ख्याल से वो किसी दूसरे के बॉडी में है, इसलिए सभी गोरों से मना कर रहे होंगे कि पेंगिया कासल से जब वो बाहर जाएगा उसकी बॉडी
उसकी पावर को नहीं झेल पाएगी। मेरे ख्याल से वो अपने इस फॉर्म के जरिए अपनी पावर का कंट्रोल में लगता है, जिससे उसकी बॉडी ज्यादा लंबे समय तक चले। इसीलिए उसको नए वेसल वीवी की जरूरत है। आगे पेंगिया कासल में मैजिक सर्कल क्रिएट होता है और ईमू तैयार होता है एल्बफ जाने के लिए। इसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। हम एल्बफ में वापस आते हैं। एल्बफ में हम आते ही देखते हैं जड हजरुद्दीन को लाके दिखाती है सॉमर्स की बॉडी को, कहती है कि ये देखो, ये डीमन अपने आप को खुद से फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद सॉमर्स चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग मेरे बॉडी के साथ बिल्कुल भी मेस मत करो। के बाद हजरुद्दीन कहता है ये अभी भी जिंदा है इस स्टेट में होने के बाद भी। आगे टर्ड बताती है जरा ये चीज देखो, इसकी बॉडी बिल्कुल मैग्नेट की तरीके है। इसके बाद सॉमर्स कहता है तुम्हारा नाम जर्ड है ना, मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा, मैं सबसे पहले ठीक होते तुमको खत्म करूंगा। इसके बाद स्टेशन बताता है जरा इसके हार्ट को देखो, ये हार्ट स्टील का है। जिस पे जोरो सोचता है और कहता है कि अगर इसके हार्ट को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं क्या ये फिर से इस हार्ट को जोड़ पाएगा। जिसपे सॉमर्स काफी ज्यादा शॉक होता है। मेरे ख्याल से सॉमर्स का एक ही वीक पॉइंट है और वो है उसका हार्ट। इसके बाद ये सीन यही कट होता है। हम वॉलरस स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे फ्रैंकी पुशअप एंड ब्रूक का इलाज कर रहा होता है। कहता है पुशअप एंड ब्रूक तुमने बहुत सारी हड्डियां अपनी तोड़ी है, क्या मैं तुम्हें साइबॉर्ग में बदल दूं। के बाद जिन में कहता है कि आखिर चॉपर कहाँ है। के बाद हम सांजी किलिंगम का सीन देखते हैं। सांजी ने किलिंगम के सभी बॉडी पार्ट्स को पेड़ों से बांध के लटका रखा है, जिसपे किलिंगम बहुत गुस्से में कहता है सांजी मैं तुम्हारा नाम कभी नहीं भूलूंगा, तुम्हें भी मेरा नाम याद रखना चाहिए। जिसके बाद सांजी कहता है कि मैं तो तुम्हारा नाम पहले से भूल गया। ये गाइस बहुत फनी चीज है। इसके बाद आगे हम गोनको का सीन देखते हैं जो फ्रीज हो रखी है। इसके बाद हम लूफी एंड लोकी का सीन देखते हैं। लूफी एंड लोकी वो स्कूल के पास आते हैं और लोकी कहता है किसी ने स्कूल को जमा दिया, जिसपे लिलिथ बताती नहीं ये स्कूल जमा नहीं है, ये तो थर्मल एनर्जी है जो एब्जॉर्ब हो रखी है। इसके बाद लूफी लोकी एंड रैग्निर सभी खाना खा रहे होते हैं। लोकी खाते हुए कहता है कि ये स्कूल लंच जम गया है, ये बिल्कुल पत्थर की तरीके है और बिल्कुल भी कोई भी स्वाद नहीं आ रहा है। इसके बाद लूफी फूड खाता है और कहता है ये फूड मुझे पुशअप एंड बाकी लोगों को भी देना पड़ेगा। जिसके बाद लोकी बताता है कि अभी सबसे पहले तो तुम अपने आप पर फोकस करो, अपने आप को नॉर्मल स्टेट में लेकर आओ। इसके बाद लोकी से लूफी पूछता है, कहता है कि तुमने जिस लड़की को पहले फ्रोज किया था क्या वो लड़की मर गई है। जिसके बाद लोकी बताता है अच्छा वो फ्लैश फ्रीजिंग थी, नहीं वो लड़की मरी नहीं है, बगल में ये रैग्निर को देख रहे हो, केवल यही बंदा है जो उस बर्फ को पिघला सकता है। इसके बाद तुम परेशान मत हो, वो लड़की कहीं भी नहीं जाने वाली है। इसके बाद गाइड हमको पता है कि गैलेला जायंट्स फ्रीज हैं पंख हैदर्ड में। मे बी पास्ट यूजर ऑफ रैग्निर ने ही गैलेला जायंट्स फ्रीज किया था, तो मे बी हमारे करंट रैग्निर से हम गैलेला जायंट्स को अनफ्रीज कर पाए। इसके बाद गाइड नामी जुइस का सीन देखते हैं। जुइस कहता है नामी इधर देखो। नामी देखती है और गाइड हम देखते हैं कि एल्बफ के ऊपर और कासल के ऊपर बहुत ही मैसिव ब्लैक स्मोक जनरेट होता है। ब्लैक लाइटनिंग से हम जानते हैं कि इमू शामा एल्बफ में एंट्री करने वाले हैं। इसके बाद नामी ये देख के काफी शॉक होती है एंड आसपास के सभी जायंट्स एल्बफ में ऑरेस्ट कासल के ऊपर ये ब्लैक लाइटनिंग देख के सभी बहुत ज्यादा शॉक होते हैं। सभी कहते हैं ये नॉर्मल ब्लैक स्मोक नहीं लग रहा है, ये तो थोड़ा सा अजीब है। जिसके बाद गाइस हम देखते हैं ऑरेस्ट कासल के ऊपर बहुत ही बड़ा मैजिक सर्कल बनता है, जिसे देख के नामी कहती है ये तो मैजिक सर्कल है, सांजी एंड फ्रैंकी इधर आओ। इसके बाद फ्रैंकी कहता है ये किस तरीके की धुन बज रही है। सांजी कहता है नामी सॉन मैं तो तुम्हारे बगल ही खड़ी हूँ। आगे गाइस इस पैनल को देखिए, ओडा सेंसेई ने बहुत ही लाजवाब तरीके से कुक किया। हमको पता है होली नाइट्स एंड गुरु से का मैजिक सर्कल ग्राउंड में बनता है, लेकिन ईमू जब एंट्री कर रहा है गाइस तो ईमू का सर्कल स्काई में बन रहा है। ऑरेस्ट कासल बहुत बड़ा है, जिसके बावजूद मैजिक सर्कल इतना ज्यादा बड़ा है कि उसके सामने ऑरेस्ट कासल भी छोटा लग रहा है। गाइस के बाद गाइस हम देखते हैं एक प्रकार की रिदम बजती है सेम तरीके से जिस तरीके से लूफी जब अपने गियर 5 में जाता है तो ड्रम्स ऑफ लिबरेशन बजती है। सेम तरीके से जब ईमू आ रहा है तो ड्रम्स ऑफ ऑब्सेशन बजता है गाइस। ईमू के एंट्री की धुन है गाइस, जिस धुन पर सभी एल्बफ के पेड़ और हाउसेस डांस करने लगते हैं, हंसते लगते हैं, जैसे उनमें जान आ गई हो। जस्ट लाइक बिग मॉम की तरीके डेविल फ्रूट का यूज करती थी, अपने डेविल फ्रूट का यूज करके वो किसी भी वस्तु में जान फूंक देती थी। सेम तरीके से ईमू के एंट्री से, ईमू के धुन से एल्बफ के पेड़ और घर सभी नाचने लगते हैं खुशी से। इसके बाद गाइस तभी जायंट्स कहते हैं क्या मैं ये सपना देख रहा हूँ। इसके बाद गाइस ईमू ऑरेस्ट कासल में आने के साथ साथ बहुत ही खतरनाक मैसिव कॉन्कर हाकी अनलीश करता है, जिस कॉन्कर हाकी से जायंट के बच्चे पास आउट हो रहे होते हैं और सभी बहुत ही मुश्किल से रजिस्ट कर रहे होते हैं। हमारा चॉपर भी जोरो के सिर पे चढ़ा जा रहा होता है। जोरो भी कहता है ये कॉन्कर हाकी। इसके बाद लूफी एंड लोकी का सीन देखते हैं। लोकी कहता है कि ये हाकी कासल से आ रही है और ये हाकी सेम है जो हमने कुछ देर पहले नीचे अंडरवर्ल्ड में महसूस की थी। आगे गाइस
हम ऑरेस्ट कासल थ्रोन रूम का सीन देखते हैं। यहाँ पे ईमू शामा मैजिक सर्कल के थ्रू एल्बफ में एंट्री कर लेते हैं गाइस। थ्रोन रूम में आने के साथ साथ हम देखते हैं ईमू शामा के मुंह से ब्लड आ रहा होता है। ये ब्लड इसी वजह से आ रहा था क्योंकि पेंगिया कासल से बाहर ईमू शामा जब भी जाते हैं तो वे कमजोर हो जाते हैं, उनकी बॉडी उनकी पावर को नहीं झेल सकती है। मुझे लगता है ये किसी प्रकार का कर्ज ईमू शामा पर है। इसके बाद आगे हम देखते हैं ईमू शामा सिलवट्टे में ट्रांसफॉर्म होना शुरू होते हैं, उनके 2 विंग्स निकलने शुरू होते हैं। हम देखते हैं इसके बाद जब वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू होते हैं ऑरेस्ट कासल टूट जाता है और तभी पूरे एल्बफ का जो वेदर होता है वो उनके ट्रांसफॉर्मेशन से बदलने लगता है। आगे डोरी ब्रोगी जारो देखते हैं कि ऑरेस्ट कासल के ऊपर कौन बैठ रखा है और गाइस हमको ये पैनल दिखाया जाता है कि ऑरेस्ट कासल के ऊपर ईमू शामा ऑरा फार्मिंग करते हुए बहुत ही खतरनाक पोज देके बैठे हुए हैं और क्लिंगम ये देख के कहता है, ग्रेट वन सॉमर देख के कहता है, मुझे मत बताना कि ग्रेट वन खुद यहाँ पे आए हैं। इसके बाद गाइस ये आप पैनल देखिए, ईमू ऑरेस्ट कासल के ऊपर पिरामिड का शेप बना के ओरा सेंसेई ने जो डिलीवर किया है ये बहुत ही खतरनाक डिलीवर किया है। ईमू ऑरा फार्मिंग कर रहा है गाइस। ईमू का डिजाइन देख, ईमू के डिजाइन से हमको पता चल रहा है कि ईमू एक डेविल है गाइस और ईमू ने जो ट्रांसफॉर्मेशन ली है उस ट्रांसफॉर्मेशन जस्ट लाइक नीका है, बट आई थिंक ब्लैक नीका है गाइस। ईमू की जो ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस ये बहुत ही खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन है। इस ट्रांसफॉर्मेशन में उसके 2 सींग हैं, उसके हेयर व्हाइट हैं और साथ ही साथ उसके ब्लैक क्लाउड है जिसमें बहुत सारी आंखें बन रखी है। उसके हाथ में एक वेपन है गाइस, जो वेपन जिग जैक मॉडल में है। आगे हमको ईमू के इंट्रोडक्शन बॉक्स में बताया जाता है वर्ल्ड गवर्नमेंट क्रिएटर वन ऑफ द फर्स्ट 20, उसकी एबिलिटी बताई जाती है डेविल्स फ्रूट। ईमू उन्हीं 20 किंग्स में से एक है जो 20 लोगों ने मिलकर वर्ल्ड गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की थी। आगे गाइस मुझे लगता है कि ईमू ने पहला डेविल फ्रूट खाया है। मुझे लगता है कि ईमू किसी भी डेविल फ्रूट की पावर को एक्सेस कर सकता है क्योंकि हमने देखा था वो एंट्री के साथ ही बिग मॉम के डेविल फ्रूट की पावर यूज करके सभी चीजों में जान फूंक रहा था। मुझे लगता है कि सारे डेविल फ्रूट को एक्सेस कर सकता है। आगे गाइस सेकंड पैनल में हमको ईमू का फेस रिवील मिलता है। ये ईमू का फेस देखिए कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये डिजाइन ओरा सेंसेई ने बहुत ही लाजवाब दिया है। हमारे पास सेकंड इंट्रोडक्शन बॉक्स में बताया जाता है किंग ऑफ द वर्ल्ड सेंट नेरुना ईमू गाइस और ये पैनल है ईमू का फेस कितना ज्यादा सुंदर है। ईमू के फेस से ब्लड निकल रहा है। ईमू के राइट हैंड पे आई का टैटू है और चेहरे पे भी किसी प्रकार का टैटू बना है जो हमको क्लियरली विजिबल नहीं है गाइस। आगे ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है गाइस। नेक्स्ट वीक ब्रेक है गाइस। आगे नरेटर कहता है हीट जैसे। तो फाइनली गाइस फाइनल सागा में हम एंट्री कर चुके हैं क्योंकि गाइस हमको 8 साल पहले ईमू की फर्स्ट अपीयरेंस देखने को मिली थी और अब फाइनली हमको ईमू का फेस रिवील देखने को मिला है। ईमू स्वयं एल्बफ में आया है नीका और निडहॉक से फाइट करने के लिए गए। तो अब इसी से पता चलता है कि फाइनल विलन मूव कर रहा है, फाइनल विलन का फेस रिवील हुआ है। तो हम फाइनल सागा में एंट्री कर चुके हैं गाइस और मुझे लगता है कि नेक्स्ट चैप्टर में ईमू एनएल के तरीके ही सभी स्ट्रॉ हैट्स को एंड सभी एल्बफ के जायंट बहुत ही इजीली डिफीट करेगा गाइस और करना भी चाहिए क्योंकि गाइस ईमू हमारा फाइनल विलन है और फाइनल विलन की अभी तो लेजेंडरी एंट्री हुई है और एक ही चैप्टर में ओरा सेंसेई फाइनल विलन को इतनी इजीली डिफीट तो नहीं होने देंगे। ईमू अभी गॉड के तरीके मूव करेगा। इस वजह से अभी आप लोग सीट बेल्ट कस के बांध के बैठिए गाइस क्योंकि अब हम ईमू का फुल ऑरा देखने वाले हैं गाइस। अगर आपको ईमू का डिजाइन बढ़िया लगा है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए गाइस, मुझे तो बहुत ही लाजवाब लगा है। फिलहाल चैप्टर में इतना ही गाइस। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।